हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं जून मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में, और उसमें भी मई मंथ की जो करंट अफेयर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 26 से 27 मई 2022 को महिला विधायकों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है तिरुवनंतपुरम, केरल में। कहाँ किया गया है? तिरुवनंतपुरम, केरल में आयोजित किया गया है। महिला विधायकों का पहला सम्मेलन है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। और इसका आयोजन जो है केरल विधानसभा की ओर से किया गया है। किसकी ओर से किया गया है? केरल विधानसभा की ओर से किया गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि महिला विधायकों का जो है ये पहला सम्मेलन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अब बात करें इसमें राजस्थान की, तो राजस्थान की महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, भाजपा विधायक अनीता बघेल, दीप्ति माहेश्वरी और विधायक मनीषा पंवार जो है, इन्होंने जो मिलकर के घूमर नृत्य की प्रस्तुति दी थी इस सम्मेलन में, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन है कि विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? तो ये किया है कल्लोल, गुजरात में। याद रखना, विश्व का पहला है, इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कल्लोल, गुजरात में, इम्पोर्टेंट है ये। बात करें नैनो यूरिया की, तो नैनो यूरिया होता क्या है? नैनो यूरिया यूरिया का ही तरल रूप होता है, इसे नैनो यूरिया के रूप में जाना जाता है। और ये क्या होता है कि ये नैनो यूरिया जो होता है आपके 50 किलो का जो बैग आता है यूरिया के, उसके बराबर होता है। और इसकी जो मात्रा कितनी होती है? 500 ml की एक बोतल आती है। वो बोतल है वो यूरिया के 50 किलो का एक बैग आता है, उस बैग के बराबर होता है। इसके 500 ml की एक बोतल में 40,000 ppm नाइट्रोजन होता है, जो कि एक सामान्य यूरिया के एक बैग के जो नाइट्रोजन है उसके बराबर होता है। जो सामान्य यूरिया के एक बैग है उसमें जितने नाइट्रोजन के पोषक तत्व होते हैं उतने ही इस 500 ml की इस बोतल में होते हैं। और ये जो यूरिया, ये नैनो यूरिया की जो ये बोतल है वो किसानों के लिए काफ़ी सुविधाजनक, यानी कि लाने और ले जाने में काफ़ी सुविधाजनक होती है और काफ़ी सस्ती भी होती है। 240 रुपये, मात्र 240 रुपये में आपको 500 ml की ये बोतल मिल जाएगी। और ये जो बोतल है वो एक बैग के बराबर होगी। जो 50 किलो का बैग आता है यूरिया का, उस बैग के बराबर इसमें जो है पोषक तत्व होंगे। ठीक है, अब बात करें इसकी कंपनी की, कौन सी कंपनी ने जो है नैनो यूरिया बनाया है, उस कंपनी का नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, यानी कि इफ़को, इसकी शॉर्ट फॉर्म है इफ़को। याद रखना, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ़को। अगर जो टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे कंपनी का नाम ही पूछा जाएगा, तो इस कंपनी का नाम भी याद रखना कि कौन सी कंपनी ने विश्व का पहला नैनो यूरिया जो है बनाया है, तो इफ़को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? असम में किया गया है, इम्पोर्टेंट है, पहला है तो पूछा जाएगा। ठीक है, तो भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? असम में किया गया है। कहाँ किया गया है? असम में स्थापित किया गया है। जोरहाट पंप स्टेशन है असम में, वहाँ स्थापित किया गया है। कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसकी कितनी शुद्धता होगी? तो 99.99% जो है इसकी जो है शुद्धता होगी। कितनी होगी? 99.99% इसकी शुद्धता होगी। ठीक है, बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की। तो ये हरित हाइड्रोजन होता क्या है? तो ग्रीन हाइड्रोजन जब पानी में से बिजली गुजारी जाती है तो हाइड्रोजन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है, उसी से हाइड्रोजन पैदा की जाती है। अगर बिजली किसी रेन्यूएबल सोर्स से, यानी कि अक्षय ऊर्जा सोर्स से, यानी कि जैसे कि सौर ऊर्जा हुई, पवन ऊर्जा हुई, उनसे अगर बिजली आती है तो इस तरीके से बनी हुई हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, अगर रिन्यूएबल सोर्स, यानी कि आपकी जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, उसके थ्रू अगर बिजली आती है और उससे हाइड्रोजन उत्पन्न होती है तो उसे जो है ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है,
बात करें ऑयल इंडिया कंपनी के बारे में, तो ऑयल इंडिया कंपनी के बारे में भी डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंपनी है भारत सरकार की। आपको पेट्रोल से में अगर पेट्रोल से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ोगे तो ये कंपनी जो है उनसे संबंधित है। पेट्रोल, डीजल, ये इन सब में जो है ऑयल इंडिया कंपनी का नाम आता ही आता है। तो जान लीजिए ऑयल इंडिया कंपनी के बारे में। ऑयल इंडिया कंपनी जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 18 फरवरी 1959 में की गई थी। कब की गई थी? 18 फरवरी 1959 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नोएडा यूपी में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो सुशील चंद्र मिश्रा है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है सुशील चंद्र मिश्रा है। और इस कंपनी ने जो है असम के जो डिगबोई है उसमें कच्चे तेल की खोज की थी। कब की थी? 1889 में असम के डिगबोई में कच्चे तेल की खोज की थी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितनी विधानसभा सीटों की अनुशंसा की है? तो 90 सीटों की है। इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन याद रखना, ये पूछा जाएगा आपसे। परिसीमन आयोग क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनना एक एक चीज़। इसमें क्या किया गया है कि अभी जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार जो जम्मू और कश्मीर है उसमें 7 सीटें जो है बढ़ाई गई हैं। तो पहले कितनी थी? 83 सीटें थी और अब 7 और बढ़ा दी गई है, तो टोटल कितनी हो गई है? 90 सीटें हो गई हैं। जम्मू और कश्मीर जो है दोनों मिलकर के एक केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखना, जम्मू और कश्मीर जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें जम्मू संभाग में जो है 6 सीटें बढ़ाई गई है और कश्मीर संभाग में 1 सीट जो है बढ़ाई गई है। तो वर्तमान में अगर देखें तो 90 सीटों का डिवाइडेशन कैसे किया गया है? तो जम्मू में 43 जो है सीटें हैं और 47 जो है कश्मीर में है। कितनी है? 47 जो है 47 सीटें कश्मीर में हैं। बात करें इसमें जो है अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी के लिए भी अलग से सीटें आरक्षित की गई है, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो अब इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए, एसटी यानी कि अब आपको जो है ये हिंदी में याद रखने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं इसके लिए एक ट्रिक बता देती हूँ। एसटी, टी का मतलब होता है टुगेदर, यानी कि जन और जाति टुगेदर यानी कि साथ साथ है। तो अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है एसटी, ठीक है। तो एसटी के लिए जम्मू कश्मीर में 9 विधानसभा सीटें हैं वो आरक्षित की गई हैं और अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए 7 विधानसभा सीटें जो है आरक्षित रखी गई हैं, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर में जो है 5 लोकसभा सीटें भी जो है आवंटित की गई है और ये 5 लोकसभा सीटें जो है किस प्रकार से की गई है? इसमें जो है 18 विधानसभा की सीटों पर 1 लोकसभा की सीट होगी। तो 18 × 5 यानी कि 18 पंजे 90, यानी कि 1 सीट पर 1 लोकसभा की सीट पर 18 विधानसभा की सीटें होंगी। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। बात करें परिसीमन आयोग की, तो परिसीमन आयोग क्या होता है, क्यों होता है या कैसे है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो परिसीमन आयोग है उसमें जम्मू और कश्मीर में लाने की क्या आवश्यकता हो गई या क्या ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि 2026 के लिए जितने भी राज्य हैं उनके परिसीमन आयोग को जो है स्थगित कर दिया गया है 2026 तक के लिए, ठीक है। तो जब 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू और कश्मीर से विशेष राज्य का जब दर्जा हटाया गया, क्योंकि 370 लागू थी जम्मू कश्मीर में, तो उसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था। तो 5 अगस्त 2019 को उसको हटाने के बाद वो भी भारत के जितने राज्य हैं उन्हीं आम राज्यों की तरह हो गया। तो वहाँ भी जो है पूरा जो सीटें हैं वो गड़बड़ा गई। तो उन सीटों का आवंटन करने के लिए कि किस तरीके से जो है सीटें बांटी जाएगी उसका आवंटन करने के लिए परिसीमन आयोग आया है, क्योंकि और राज्यों के लिए तो 2026 के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब इसको जो है मतलब परिसीमन आयोग को किस तरीके से इन्होंने जो है किस आधार पर जो है इसका डिवाइडेशन किया है, तो ये क्या करते हैं, जब जनगणना होती है उसी आधार पर परिसीमन आयोग आता है, क्योंकि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर विधानसभा और लोकसभा की सीटें जो है आवंटित की जाती हैं। तो इन्होंने जो है इस बार वाला जो परिसीमन आयोग आया है जम्मू और कश्मीर में, तो वो 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है, ठीक है।
इतनी बात आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब बात करते हैं परिसीमन आयोग के बारे में। तो परिसीमन आयोग होता क्या है, इसका क्या कार्य होता है? इसे सीमा आयोग भी कहते हैं, परिसीमन आयोग को सीमा आयोग भी कहते हैं। और ये क्या करता है, ये प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है, परिसीमन आयोग के द्वारा अनुच्छेद 82 के तहत। और उसके बाद क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा परिसीमन आयोग की जो है नियुक्ति की जाती है, यानी कि अधिनियम लाया जाता है पहले तो, फिर आयोग बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और ये संस्था क्या करती है, निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर के ये काम करती है और जो है लोकसभा, राज्यसभा, इनकी जो सीटें हैं उनका आवंटन करने का कार्य करती है। बात करें इसकी संरचना की, तो इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें जो है अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष होते हैं उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा नामित कोई भी निर्वाचन आयुक्त या संबंधित राज्यों से निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं वो होते हैं। यानी कि इसमें जो है 3 व्यक्ति होंगे, एक तो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, दूसरे होंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उनके वो नहीं आ सके तो उनके द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त, कोई भी नहीं मतलब निर्वाचन आयुक्त हो सकते हैं, और तीसरे होते हैं संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त, यानी कि जिस राज्य के लिए परिसीमन आयोग आया है उससे संबंधित निर्वाचन आयुक्त होंगे। ठीक है, तो इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2022 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश की कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2.2 से गिर कर के कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 2 हो गई है, 2.2 से गिर कर के 2 हो गई है। टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी हो गई है, 2.2 से गिर कर के 2 हो गई है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 75वें कांस फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश का दर्जा दिया गया है, तो ये दिया गया है भारत को। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी फिल्म महोत्सव में किसी देश को जो है सम्मानित देश का दर्जा दिया गया है, तो ये दिया गया है भारत को दिया गया। कांस फिल्म फेस्टिवल में सूचना प्रसारण मंत्री और बांग्लादेश के सूचना प्रसारण मंत्री ने संयुक्त रूप से श्याम बेनेगल के द्वारा निर्देशित भारत बांग्लादेश सह निर्मित इन दोनों के द्वारा निर्मित एक फिल्म है मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन, उसका 90 सेकंड का जो है ट्रेलर वो जारी किया गया है। याद रखना ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी फिल्म का जो है 90 सेकंड का ट्रेलर किसी महोत्सव में जो है जारी किया गया, तो मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन, याद रखना उस फिल्म का नाम भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला रखी है, तो ये रखी है लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ रखी है, लुम्बिनी नेपाल में रखी है। ठीक है, इससे तो कोई ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि हाल ही में खबरों में रही ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है, वाराणसी में स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों रही, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद में प्राचीन शिव मंदिर के पुरावशेष पाए गए हैं, इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद जो है चर्चा में रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है पटवाई उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया है, पटवाई उत्तर प्रदेश में किया गया। अब अमृत सरोवर बनाने की ऐसी क्या मतलब आवश्यकता पड़ गई कि ये बनाने पड़ रहे हैं, तो 24 अप्रैल 2022 को जल संरक्षण के उद्देश्य से ये जो अमृत सरोवर है उसकी शुरुआत की गई थी। कब से की गई थी, 24 अप्रैल 2022 को। और कौन से उद्देश्य के लिए, जल संरक्षण के उद्देश्य के लिए अमृत सरोवर की जो शुरुआत है वो की गई थी। और उसका उद्घाटन जो है कहाँ किया है, पहले भारत के जो अमृत सरोवर है उसका उद्घाटन कहाँ किया है, तो पटवाई उत्तर प्रदेश में किया गया है। इस मिशन के तहत देश के प्रत्येक जिले में 75 सरोवरों का निर्माण किया जाएगा ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। और 15 अगस्त 2023 तक ये जो सारे तालाब है वो बनकर के तैयार हो जाएंगे। और इस मिशन के तहत जो है 50,000 जल निकाय बनाए जाएंगे। ठीक है, ये तो याद करना तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं, लेकिन ये ज़रूर याद कर लेना कि कब स्टार्ट किया गया था, तो 24 अप्रैल 2022 को स्टार्ट किया गया था। और इसके पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन पटवाई उत्तर प्रदेश में किया गया था। और ये कब कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो 15 अगस्त 2023 को जो है ये पूरा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि देश का पहला
ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है पूर्णिमा, बिहार में। कहाँ स्थापित किया गया है? पूर्णिमा, बिहार में स्थापित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में किस स्थान पर अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो ये की है गुजरात में। कहाँ की है? गुजरात में जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय जो है खोलने की घोषणा की है। तो ये कहाँ की है? गुजरात में की है। अब बात करें एनडीबी की, तो एनडीबी के बारे में, एनडीबी की स्थापना जो है ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। अब ब्रिक्स में कौन कौन शामिल है? ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है। इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 5 देश शामिल हैं और पांचों के पांचों नाम याद रख लेना। जब ब्रिक्स देशों की जो है स्थापना की गई थी ब्रिक्स की, उसी के साथ साथ जो है 2014 में ब्रिक्स के ही साथ साथ जो है उभरते बाजारों में बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास के लिए यानी कि डेवलपमेंट के लिए जो परियोजनाएं चलाई जाएगी, उनके लिए संसाधन जुटाने के लिए यानी कि उनके लिए पैसा जुटाने के लिए, उनके लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। एनडीबी की, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है। बात करें इसके मुख्यालय की, तो संघाई चीन में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में एनडीबी के जो अध्यक्ष हैं वो मार्कोस प्रोडो ट्रायोजो है। कौन है? मार्कोस प्रोडो ट्रायोजो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 मई 2022 को भारत ने किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं अमेरिका के साथ। किसके साथ किए हैं? अमेरिका के साथ किए। और ये हस्ताक्षर हुए कहाँ हैं? तो टोक्यो, जापान में हुए। कहाँ हुए हैं? टोक्यो, जापान में हुए हैं। और किसके साथ किए हैं? तो भारत ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर अमेरिका के साथ किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने भारत में जलवायु गतिविधियों और कार्बन मुक्ति प्रयासों में तेजी लाने के लिए जलवायु कार्य गठबंधन की भारतीय शाखा आरंभ की है? तो ये की है विश्व आर्थिक मंच ने। किसने की है? विश्व आर्थिक मंच ने। बात करें विश्व आर्थिक मंच की, तो इसकी जो इंग्लिश में नेम है उसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाएगा और इसकी स्थापना है 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और ये क्या करेगा कि ये 2070 तक भारत को जो है कम कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का जो है इसका लक्ष्य है।